13 मई 2004 ये नतीजों का दिन था। 14वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। भारत उदय या कहें इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ ताल ठोंकने उतरी भाजपा अपने घुटनों पर आ गई थी। 15 दलों का गठबंधन बना कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा तो पेश कर दिया, लेकिन सरकार बनते ही गठबंधन के दल कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बनने लगे। 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जाने माने अर्थशास्त्री और साफ सुथरी छवि वाले डॉक्टर साहब की सरकार ने अभी 2 महीने भी नहीं पूरे किए थे कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया। और ये वारंट किसी छोटे मोटे अपराध का नहीं था, 11 लोगों के नरसंहार के मामले में जारी हुआ था। पुलिस दिल्ली में मंत्री महोदय के घर पहुंची तो पता चला कि मंत्री जी घर पर हैं ही नहीं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। भारत सरकार का एक मंत्री लापता था। कानून की भाषा में कहें तो वारंट जारी होने के बाद वे फरार थे। चारों तरफ सरकार की किरकिरी हुई तो 7 दिन बाद यानी 24 जुलाई को मंत्री जी के इस्तीफे की खबर सामने आई और मंत्री जी आए 30 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए सरेंडर करने की घोषणा की। बाद में मंत्री जी रिहा हुए और दोबारा केंद्रीय मंत्री भी बने। आगे चलकर एक नए बने राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। वही राज्य जिसके लिए कई दशक तक संघर्ष किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री बने तो सरकार 10 दिन भी नहीं चला पाए। आगे फिर से 2 बार और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का मौका मिला, लेकिन दोनों ही बार 5 महीने से ज्यादा कार्यकाल नहीं रहा। लेकिन हार मानना तो जैसे इस नेता ने सीखा ही नहीं था। संघर्ष और प्रतिरोध का जज्बा विरासत में मिला था। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो है झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। आज आपको इन्हीं शिबू सोरेन की पूरी कहानी सुनाएंगे। सोरेन परिवार की कहानी की शुरुआत होती है 1957 से। उस वक्त शिबू सोरेन अपने भाई राजा राम के साथ रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के एक स्कूल में रहकर पढ़ाई किया करते थे। शिबू सोरेन के पिता शोभरन सोरेन उस वक्त के पढ़े लिखे युवाओं में से एक थे और वो पेशे से एक शिक्षक थे। बताया जाता है कि उस वक्त उनके इलाके में सूदखोरों और महाजनों का आतंक रहता था। महाजन और सूदखोर जरूरत पड़ने पर गरीबों को धन देते और फसल कटने पर 1.5 गुना वसूलते। इतने नहीं, अगर कोई गरीब उसे ना चुका पाता तो वो खेत अपने नाम करवा लेते। बताया तो ये भी जाता है कि उस दौरान शोभरन की बुलंद आवाज के चलते महाजनों और सूदखोरों में डर बना रहता था। एक बार तो उन्होंने एक महाजन को सरेआम पीट भी दिया था। यही वजह थी कि वे महाजनों की आंखों की किरकिरी बन गए थे। एक दिन शोभरन अपने बेटे के लिए राशन लेकर हॉस्टल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। और यहीं से शुरू होती है महाजनों के खिलाफ उनके बेटे शिबू सोरेन की लड़ाई। एक आंदोलन खड़ा होता है। आंदोलन में महिलाओं के हाथ हंसिया रहती और पुरुषों के हाथ तीर कमान। महिलाएं जमींदारों के खेतों से फसल काट कर ले जाती, मानदर की थाप पर मुनादी की जाती, जबकि पुरुष खेतों से दूर तीर कमान लेकर रखवाली करते। ऐसे में जमींदारों ने कानून व्यवस्था की मदद ली। इस आंदोलन में कई लोग मारे भी गए, जिस वजह से शिबू सोरेन को पारसनाथ के घने जंगलों में भागना पड़ा। हालांकि उन्होंने आंदोलन बंद नहीं किया। शिबू पारसनाथ के घने जंगलों में छिपकर प्रशासन को खूब चकमा दिया करते। इसी धनकटी आंदोलन के जरिए शिबू सोरेन ने भूमि अधिकारों, मजदूर वर्ग के अधिकारों और सामाजिक न्याय की बात की। बाद में आंदोलन कई इलाकों में फैल गया। धनकटी आंदोलन न केवल आदिवासियों के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने वाला था, बल्कि उन्हें अपने हक के लिए लड़ने का साहस भी देने वाला था। ये आदिवासी संस्कृति और पहचान की रक्षा का भी प्रयास था। और इसी धनकटी आंदोलन ने शिबू सोरेन को आदिवासियों के नेता भी बना दिया। और बाद में इसी के चलते आदिवासियों ने उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि दी। दिशोम का मतलब होता है जंगल या भूमि, और ये आदिवासी संस्कृति में गहरा संबंध रखता है। दिशोम गुरु का मतलब हुआ जंगल या जमीन का नेता। अब बात बागी शिबू सोरेन की राजनीति में एंट्री की। धनकटी आंदोलन के जरिए महाजनी शोषण के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले शिबू सोरेन बांग्लादेश की आज़ादी आंदोलन से खूब प्रभावित हुए। 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड ए.के. राय तीनों विनोद बिहारी के घर पर मिले। इस बैठक में तीनों ने सर्वसम्मति से तय किया कि बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की तर्ज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम के एक राजनीतिक दल का गठन किया जाएगा, जो अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर संघर्ष करेगा। हालांकि झारखंड राज्य के लिए पहले भी मांग होती रही थी, लेकिन झामुमो के गठन के बाद इसमें तेजी आई।
1977 के चुनाव हुए। पहली बार लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन ने दुमका सीट से भाग्य आजमाया, लेकिन उनके हाथ असफलता लगी। इस चुनाव में भारतीय लोकदल के बटेश्वर हेम्ब्रम से शिबू सोरेन हार गए, मगर ये हार लंबी नहीं टिकी। 1980 में वे पहली बार दुमका से सांसद बने। इसके बाद उन्होंने साल 1986, 89, 91, 96 में लगातार जीत हासिल की। 1998 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते शिबू सोरेन ने अगले चुनाव में अपनी पत्नी रूपी सोरेन को चुनाव लड़वाया, लेकिन उन्हें भी बाबूलाल मरांडी से हार का सामना करना पड़ा। साल 2004, 2009, 2014 में फिर से वे दुमका संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतने में सफल रहे। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 बार शिबू सोरेन दुमका से लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। शिबू सोरेन का विवादों से भी लंबा नाता रहा है। ऐसा ही विवाद था सांसद रिश्वत कांड। चलिए उसकी कहानी भी आपको बताते हैं। 90 के दशक तक शिबू सोरेन राष्ट्रीय राजनीति में आ चुके थे। 1995 में खुलासा हुआ कि झामुमो के सांसदों ने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बचाने की एवज में रिश्वत ली थी। इस वजह से झामुमो के सांसदों पर मुकदमा हुआ। इस बात का खुलासा तब हुआ जब झामुमो सांसद शैलेंद्र महतो ने भाजपा ज्वाइन की। उसके बाद वो सरकारी गवाह बन गए। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 1997 को जब दिल्ली की एक अदालत में उस मामले की सुनवाई हुई तो महतो ने कहा कि 28 जुलाई 1993 को पीवी नरसिंह राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट देने के लिए उन्हें बतौर रिश्वत 40 लाख रुपए मिले थे। इसमें से 39,80,000 रुपए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की नैरोजी नगर स्थित शाखा में जमा कर दिए। बाकी 20,000 रुपए अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए निकाल लिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बैंक खाते में जमा रिश्वत की राशि सरकार जब्त कर सकती है। उनके इस बयान के चलते निचली अदालत से सबको सजा हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से सब बरी हो गए। दूसरा विवाद वही है जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, जब एक केंद्रीय मंत्री भगोड़ा घोषित हुआ था। दरअसल 17 जुलाई 2004 को जामताड़ा उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिबू सोरेन पर गैर जमानती वारंट जारी किया था। तब शिबू सोरेन मनमोहन की सरकार में कोल मिनिस्टर थे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम आपको 30 साल पीछे ले चलेंगे। दरअसल 23 जनवरी 1975 को बांस पहाड़ी, रजैया, चिरुडीह, तरनी, उजियाडीह, रसिया भीटा और अन्य जगहों पर नदी के किनारे लोग घातक हथियार एवं बंदूकों से लैस होकर बलवा करने के उद्देश्य से जमा हुए थे। इस नरसंहार में 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस नरसंहार के बाद कई आरोपी फरार हो गए थे। इसमें एक नाम शिबू सोरेन का भी बताया जाता है। 17 जुलाई 2004 को जब जामताड़ा उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिबू सोरेन पर गैर जमानती वारंट जारी किया था, तब वे अंडरग्राउंड हो गए थे। इसके बाद उनको झारखंड हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया था। तब जाकर वो 30 जुलाई को मीडिया के सामने हाजिर हुए। फिर 2 अगस्त 2024 को झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन ने जामताड़ा जिला सत्र न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी के चलते उनको अपना मंत्री पद भी गंवाना पड़ा था। हालांकि उसी दिन उनको झारखंड हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी। खैर, इस विवाद के चलते शिबू सोरेन से मंत्री पद जरूर छिना, मगर एक नया दरवाजा खुलना भी बाकी था। वे अब झारखंड आंदोलन की अगुवा से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले थे। साल 2005 में झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को 36 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 5 कम थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन को 26 सीटें मिली। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में खंडित जनादेश मिलने के बाद भी राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने तत्कालीन केंद्रीय कोयला मंत्री शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी, लेकिन वो बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। लिहाजा 10 दिनों के भीतर ही उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी और उनकी जगह बीजेपी के नेता अर्जुन मुंडा को सीएम बनाया गया। उसके बाद दूसरी बार शिबू सोरेन 2008 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त वो विधायक नहीं थे। ऐसे में शिबू सोरेन तमाड़ सीट से विधायकी का चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार राजा पीटर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। साल 2009 में वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार भाजपा से अंदरूनी खींचतान के चलते उन्हें कुछ ही महीनों के भीतर मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। माने वो मुख्यमंत्री तो कई बार बने, मगर चैन से लंबे वक्त उस कुर्सी पर बैठ नहीं पाए।
फिलहाल उनके बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये भी एक विडंबना ही कही जाएगी कि जिस नेता ने झारखंड राज्य की लड़ाई सबसे मजबूती से लड़ी, उसे कभी पूर्ण कार्यकाल के लिए सीएम बनने का मौका नहीं मिल सका। खैर, ये मौका हेमंत सोरेन को जरूर मिला। बीच में कुछ वक्त जेल में रहने का हटा दिया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है। और ये वही हेमंत सोरेन हैं जो शुरुआत में राजनीति से दूर थे, क्योंकि वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहते थे। यहाँ तक कि उनका एडवांस कोर्स करने के लिए विदेश में एडमिशन भी फाइनल हो गया था, लेकिन उनके पिता शिबू सोरेन ने उन्हें नहीं जाने दिया। वे चाहते थे कि हेमंत उनकी मदद करें। बाद में हेमंत ने 2003 में छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, जबकि उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन पहले से ही पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे। साल 2009 में दुर्गा के असामयिक निधन के कारण पार्टी और परिवार की पूरी जिम्मेदारी हेमंत पर आ गई। इधर बीमारी और बढ़ती उम्र ने शिबू सोरेन को राजनीति से किनारा करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद साल 2013 में हेमंत कांग्रेस और आरजेडी की मदद से राज्य के 5वें सीएम बने। खैर, परिवार को एकजुट रख पाना हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं रहा। शिबू सोरेन 1984 में जिस जामा विधानसभा से विधायक रहे, वहां से विधायक उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन जेएमएम का साथ छोड़ चुकी है। मार्च 2024 में सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इन सब के बीच एक बार फिर शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सामने राज्य में अपनी पार्टी को वापस सत्ता में लाने की चुनौती है। 2 चरण में राज्य में चुनाव का ऐलान हो चुका है। सबकी नजर रहेगी कि हेमंत सोरेन ये करिश्मा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपको क्या लगता है इस चुनाव के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये कहानी लिखी थी हमारे साथी धीरज पांडे ने। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।